class, I am back with the part 2 of chapter number 8 class 12th। जहाँ पे हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके आगे से ही मैं कंटिन्यू करूँगी। हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की थी, गाइडेंस एंड काउंसलिंग की। अब हम काउंसलिंग को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। देयरफॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक्सपर्ट्स हैव टू फॉलो सर्टेन एथिकल प्रिंसिपल्स। सो बच्चों, काउंसलिंग जो है एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रोफेशन है। इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी रहनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि एक जो पर्सन, जो क्लाइंट हमारे पास आ रहा है, जो काउंसली हमारे पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए, कुछ वेज जानने के लिए कि कैसे वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे वो अपनी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो कॉन्फिडेंशियल रखें, किसी से डिस्कस ना करें। और काउंसलर को ये ट्रस्ट होना चाहिए कि मैं अगर इस काउंसलर के पास जा रहा हूँ, इस प्रोफेशनल पर्सन के पास जा रहा हूँ, तो मेरे जो सीक्रेट्स हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस तक ही रहेगी, उसके बाहर नहीं जाएगी। सो इसके लिए कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सो काउंसलर्स मस्ट act with care and respect for individual and cultural differences and the diversity of human experiences. So बच्चों, एज अ काउंसलर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जो इंडिविजुअल हमारे पास आया है उसके जो एक्सपीरियंस है वो डिफरेंट है, उसका जो कल्चर है वो डिफरेंट है। सो डाइवर्सिटी जो है ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया है कि हर किसी के चैलेंजेस डिफरेंट होते हैं, हर किसी के एक्सपीरियंसेस डिफरेंट होते हैं, तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। एज अ काउंसलर हम ये नहीं कर सकते कि अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है तो हम सोचें कि ये प्रॉब्लम तो मेरे पास पहले भी आ चुकी है, सेम सॉल्यूशन हम दे दें। नो, क्योंकि हो सकता है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो पर्सन और ये पर्सन डिफरेंट बैकग्राउंड से हो, तो क्या सेम सॉल्यूशन दोनों के साथ चलेगा? नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमें डाइवर्सिटी को ध्यान रखना चाहिए, कल्चरल डिफरेंसेस को ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड, मस्ट नेवर टेक एनी स्टेप विच इज़ लाइकली टू हार्म द काउंसली इन एनी वे। कई बार क्या होता है बच्चों के काउंसलर के पास ऐसे लोग आते हैं जो इन्फॉर्मेशन वो देते हैं, जब वो अपने बारे में बताते हैं, उनकी जो बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन होती है कई बार बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल होती है। ठीक है, तो लेकिन एज अ काउंसलर ये काउंसलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खुद मॉरल पुलिस ना बन के ये ना करे कि अच्छा मुझे इन्फॉर्मेशन पता चल गई तो अब मैं इसके साथ ही कर सकता हूँ। नो, वो उसको जज ना करे। ठीक है, तो ये काउंसलर का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कि उससे काउंसली को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। थर्ड, respect the confidence with which the counselor places trust in them by not talking about their issue with other people. जो कॉन्फिडेंस और ट्रस्ट काउंसलर में दिखाया है, उस ट्रस्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए और उसके इश्यूज़ दूसरे लोगों से डिस्कस नहीं करने चाहिए। एनकरेज द काउंसलर टू इंक्रीज सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। और काउंसली को इनकरेज करना चाहिए कि वो पहले खुद को समझे। जब वो सबसे पहले अपने आप को समझ लेगा तो उसको अपनी सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स को हैंडल करना बहुत इजी हो जाएगा। हेल्प द काउंसली टू इंक्रीज एंड डिस्कवर अ रेंज ऑफ चॉइसेस एंड ऑल्टरनेटिव्स फॉर हैंडलिंग द क्राइसिस सिचुएशन इफेक्टिवली। हमें काउंसलिंग की हेल्प करनी चाहिए जिससे कि उसके आगे ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही रास्ता उसे दिखे, उसके पास रेंज ऑफ चॉइसेस होनी चाहिए, कि उसके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर वो इस तरीके से करेगा तो उसकी प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएगी, या ऐसे अगर मैनेज करेगा तो उसका रिज़ल्ट ये निकलेगा। नेक्स्ट, practice within the scope of their competence and refer cases that may need more intensive therapy to experts who are trained to deal with these. अब बच्चों क्या होता है कि आपने सुना होगा देर आर टू पर्सन जो प्रोफेशनली इसमें वर्क करते हैं। एक होता है काउंसलर और एक होता है साइकेट्रिस्ट। कई बार लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, वो काउंसलर को ही साइकेट्रिस्ट समझते हैं और कई बार साइकेट्रिस्ट को ही काउंसलर समझते हैं, बट दीज बोथ टर्म्स आर टोटली डिफरेंट। जो काउंसलर होता है वो कभी जो उसके क्लाइंट्स होते हैं वो उनकी हेल्प करता है बाय इंटरेक्शन। ठीक है, हमने शुरू में पढ़ा था काउंसलिंग क्या है। काउंसलिंग एक इंटरेक्टिव मेथड है जिससे हम लोगों को हेल्प करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में। बट
जो साइकेट्रिस्ट है, साइकेट्रिस्ट क्या करता है, जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उन्हें मेडिकली उनका ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क होता है काउंसलर में और साइकेट्रिस्ट में। कई बार ऐसा होता है कि जब काउंसलर क्लाइंट से बात करता है तो काउंसलर को पता चलता है कि ये जो केस है इसे इंटेंसिव थेरेपी की ज़रूरत है, इसे मेडिकेशन की ज़रूरत है और थोड़ी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तब वो उनको रेफ़र करते हैं ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जो उन्हें डील कर सके उस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट, be aware of all the services available for people in difficult circumstances so that adequate guidance can be provided in case further referral is required. ये भी सेम पॉइंट है बच्चों, इसमें भी यही बात बताई गई है कि अगर किसी की जो सिचुएशन है वो डिफ़िकल्ट है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम डिप्रेशन को बहुत लाइट लेते हैं, हमारी सोसाइटी में डिप्रेशन को एक बीमारी नहीं समझ के बहुत लाइट लिया जाता है, बट बच्चों डिप्रेशन एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये इंसान को अंदर ही अंदर काफ़ी वीक बना देती है। तो अगर काउंसलर को पता चलता है कि कोई क्लाइंट है, कोई जिसको थोड़ी ज़्यादा लाइक प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम थोड़ी बड़ी है, तो वो उन्हें एडुकेट गाइडेंस देते हैं और साथ में उन्हें आगे रेफ़र करते हैं जो उनके लिए ज़रूरी होता है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ लेवल्स ऑफ काउंसलिंग. In day-to-day life, you may have noticed that the term counseling is being used informally to refer any kind of information seeking interaction, including appraisal of a person for careers. आपने देखा होगा कि काउंसलिंग जो टर्म है, जो वर्ड है काउंसलिंग, उसको आजकल यूज़ किया जाता है इनफॉर्मली, कहीं से भी जहाँ से हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है किसी भी चीज़ से के रिगार्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल करियर काउंसलिंग आपने सुना होगा, आपकी क्लास में तो ये बहुत लाइक इस टाइम ट्रेंडिंग वर्ड है। 9th 10th 11th 12th में करियर काउंसलिंग सबसे ज़्यादा होती है। अब हम समझेंगे लेवल्स ऑफ काउंसलिंग, क्या क्या लेवल्स होते हैं काउंसलिंग के और क्या क्या डिफरेंस इन लेवल्स में होता है। देर आर 3 levels. फर्स्ट इज़ इनफॉर्मल काउंसलिंग, देन नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग एंड देन प्रोफेशनल काउंसलिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे इनफॉर्मल काउंसलिंग के बारे में. It is generally rendered by a person who may be approachable and understanding but may not be professionally qualified. This empathetic person could be an aunt, uncle, friend or colleague. बच्चों, इनफॉर्मल काउंसलिंग में वो काउंसलिंग आती है जो हमारे नियर वंस हैं, लव्ड वंस हैं, जब हम उनके पास जाते हैं उनकी गाइडेंस लेने के लिए, उनकी एडवाइस लेने के लिए। ये वो इंसान होते हैं जो हम बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं हमारी नज़र में और अप्रोचेबल होते हैं, जो ईज़िली हमें सबसे पहले मिल जाते हैं। लेकिन ये प्रोफेशनली क्वालिफाइड नहीं होते हैं। ये हमारे कोई अंकल हो सकते हैं, आंटी हो सकती हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, सिबलिंग्स हो सकते हैं या फिर कोई कलीग भी हो सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग. It is the help provided by specialists of other areas like teachers, doctors, lawyers, religious preachers who, along with their respective specialization, also wish to handle psychological problems. They try to provide alternative ways of dealing with the problems of people they come across in their daily interactions at work. अब नॉन स्पेशलिस्ट काउंसलिंग ये होती है कि ये वो लोग होते हैं जो इस फील्ड में तो स्पेशलिस्ट नहीं है बट किसी और फील्ड में स्पेशलिस्ट हैं. फॉर एग्जांपल योर टीचर्स, डॉक्टर्स, लॉयर्स, रिलीजियस प्रीचर्स, जो अपनी फील्ड में स्पेशलाइज कर चुके हैं और वो लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में हेल्प करने में हमेशा अपना योगदान देना चाहते हैं. वो हमेशा ऐसे वेज ढूंढते रहते हैं जिससे कि वो लोगों को हेल्प कर सके उनकी प्रॉब्लम्स को डील करने में बाय डेली इंटरेक्शंस, मतलब कि बातचीत करके वो लोगों को हेल्प करते हैं. थर्ड इज़ प्रोफेशनल काउंसलिंग. Professional counselors are the one who have received special training in counseling and have required qualification. These counselors deal with a person's social, emotional and personal problems. In the counseling process, the professional counselor may use different techniques. Let us briefly discuss 3 techniques. बच्चों, देन आती है आपकी प्रोफेशनल काउंसलिंग. प्रोफेशनल काउंसलिंग आपकी होती है उन लोगों द्वारा जो इस फील्ड में स्पेशलाइज हैं, उनके पास एक प्रॉपर ट्रेनिंग है इस चीज़ की, क्वालिफाइड हैं वो आपकी काउंसलिंग करने के लिए और इस चीज़ के लिए वो अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिनमें से 3 टेक्निक्स हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं. बच्चों, अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट मेथड, दैट इज़ डायरेक्टिव काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग.
सो बच्चों, इसमें जो मेजर रोल होता है वो काउंसलर का होता है, और काउंसलर ही सारे रोल इसमें प्ले करता है। एंड वो काउंसली को हेल्प करता है कि वो अपना डिसीजन ले, और उसकी जो प्रॉब्लम है उसके डायग्नोसिस के साथ वो ऐसे वेज अपनाता है जो काउंसली की हेल्प करें कि वो अपना डिसीजन लेने पे आ पाए। लेकिन मेजर रोल इसमें किसका होता है? काउंसलर का। इसलिए इसे काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग कहते हैं। नाउ सेकेंड इज नॉन डायरेक्टिव और परमिसिव और क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें जो काउंसलर का रोल होता है वो पैसिव होता है, मतलब सेकेंडरी होता है, और मेन जो मेजर रोल होता है वो काउंसली का होता है। काउंसलर काउंसली की हेल्प करता है कि वो अपनी प्रॉब्लम को देखे, समझे और अपने डिसीजंस खुद निकाले और फाइनल डिसीजन ले। ये वाला जो मेथड होता है ये ज़्यादातर काउंसलर्स फॉलो करते हैं, और इसे ग्रोथ एक्सपीरियंस कहा जाता है उस पर्सन के लिए जो अपनी प्रॉब्लम लेके काउंसलर के पास आया है। नाउ थर्ड इज़ एक्लेक्टिक काउंसलिंग। बच्चों, एक्लेक्टिक काउंसलिंग वो होती है जब काउंसलर को लगता है कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग है और नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग है वो दोनों ही अकेले प्रॉपरली काउंसलिंग की हेल्प नहीं कर पाएंगी, तो कुछ काउंसलर्स क्या करते हैं, एक्लेक्टिक काउंसलिंग का यूज़ करते हैं, जिसमें एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड दोनों ही काउंसलिंग्स को यूज़ किया जाता है, डायरेक्टिव भी और नॉन डायरेक्टिव भी। इसे एक्लेक्टिक काउंसलिंग कहते हैं। Now, the next topic of your chapter is preparing for a career. If you recall the times when you received help and guidance, you may have noticed that the listeners, whether they were teachers, friends, or another adult, had certain qualities in them that made you approach them easily. So, बच्चों, आपने देखा होगा जब आप किसी के पास गाइडेंस के लिए जाते हो या किसी की हेल्प के लिए जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा कि उन लोगों में कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो आपको ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये पर्सन हमारी हेल्प कर सकता है, चाहे वो आपके टीचर्स हो, फ्रेंड्स हो या कोई और एडल्ट। सो देयर आर सर्टेन क्वालिटीज़ जो एक इंसान को एक बेटर काउंसलर बनाती हैं। सो अब इन क्वालिटीज़ की बात करते हैं। क्वालिटीज़ ऑफ काउंसलर। फर्स्ट इज सेंसिटिव टू ह्यूमन प्रॉब्लम्स। मतलब कि हमें पता होता है कि अगर हम इस पर्सन के पास जा रहे हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम को समझेगा, तभी हम उस इंसान पे इतना ट्रस्ट कर पाते हैं कि उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर पाएँ। सेकेंड इज़ एम्पैथी। एम्पैथी क्या होता है बच्चों? एम्पैथी होता है कि जब हम किसी और की सिचुएशन में खुद को रख के देखते हैं, हम ये सोचते हैं कि अगर हम इस सिचुएशन में होते तो हम क्या करते। दैट इज़ कॉल्ड एम्पैथी। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है काउंसलर की। थर्ड इज़ रिस्पेक्ट फॉर इंडिविजुअल वेरिएशंस। ये हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से डिफरेंट होता है, हमें उस वेरिएशन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फोर्थ इज़ बीइंग नॉन जजमेंटल। ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि जब एक काउंसली, एक क्लाइंट हमारे पास आ रहा है या कोई भी पर्सन हमारे पास आ रहा है अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने, तो हम उसे अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही या गलत नहीं बोल सकते, हमें उसे जज नहीं करना चाहिए, हमें नॉन जजमेंटल होकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। फिफ्थ इज़ मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। ये भी हमने क्लियर किया था कि जब हम किसी एज अ काउंसलर हम किसी की हेल्प कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे से किसी और तक नहीं जानी चाहिए। सिक्स, बीइंग अप्रोचेबल। काउंसलर की पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाले को लगे कि हम ईज़िली अप्रोचेबल हैं, वो हमसे कुछ भी बात कर सकता है, ईज़िली हम पे ट्रस्ट कर सकता है। सेवेंथ इज़ बीइंग फर्म येट फ्रेंडली। काउंसलर को जो है फ्रेंडली होना चाहिए, बट इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि उसे फॉर ग्रांटेड ले लिया जाए, उसे फर्म होने के साथ साथ फ्रेंडली होना चाहिए। एट्थ, प्लेजेंट डिस्पोजिशन। नाइन्थ, अंडरस्टैंडिंग वैल्यूज़ एंड रिलेशनशिप। अब ये दोनों ही जो हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज अ काउंसलर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सामने जो हमारे पर्सन बैठा है उसकी वैल्यूज़ को समझें, उसकी रिलेशनशिप्स को समझें, ठीक है। एंड ये सब समझते हुए हम उसे ऐसे सिचुएशंस जो उसने हमसे डिस्कस की हैं उसके वेज समझाएं, उसे हैंडल करने के तरीके बताएं
जो इन सब चीज़ों को साथ लेके ही वो कर पाए। So these qualities have to be combined with specific skills that the profession demands. These are listening skills, analytical skills with good observation skills. A counselor must possess the skill of working with individuals as well as groups. तो ये वो क्वालिटीज़ हैं जो एक काउंसलर में होनी चाहिए। इसके साथ साथ कुछ स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं जो इस प्रोफेशन की डिमांड है, जैसे कि गुड लिसनिंग स्किल्स, एनालिटिकल स्किल्स। एनालिटिकल स्किल्स का मतलब होता है कि हम सारी चीज़ें सामने रख के उनको एनालाइज कर पाएँ, सही गलत क्या है, ठीक है। एंड गुड ऑब्जर्वेशन स्किल्स, ये बहुत ज़रूरी है कि एक जो काउंसलर है दैट शुड बी अ गुड ऑब्जर्वर, क्योंकि जब तक वो ऑब्ज़र्व ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो काउंसलर के वर्ड से नहीं, हमें उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलती है, उसकी फीलिंग्स और थॉट्स से पता चलती है। सो ये सब स्किल्स एक काउंसलर में होनी चाहिए, जिससे वो इंडिविजुअल्स के साथ साथ ग्रुप्स के साथ भी वर्क कर पाए। The fact that counseling is basically meant for people with some sort of difficulty makes it essential for the counselor to have a disposition as well as empathy towards people apart from being professionally qualified. तो बच्चों, जैसे कि अभी हमने ऊपर क्वालिटीज़ पढ़ी हैं, तो एक काउंसलर जो होता है वो ज़्यादातर ऐसे ही लोगों के साथ वर्क करता है जिन्हें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी होती है। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्रोफेशनली क्वालिफाइड होने के साथ साथ एक काउंसलर को एम्पैथेटिक भी होना ज़रूरी है। Having these qualities alone is not sufficient to become a professional counselor. One must undergo special training to acquire the necessary skills. So ये सारी qualities काफ़ी नहीं है काउंसलर, प्रोफेशनल काउंसलर बनने के लिए। उसके लिए आपको एक स्पेशल ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है जो बहुत ज़रूरी है टू बी अ काउंसलर। Professional counselors usually hold a master's degree in human development or child development or psychology of education, along with at least postgraduate diploma degree in counseling. So जो प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं वो जो उनकी डिग्रीज़ होती हैं दैट इज़ मास्टर इन ह्यूमन डेवलपमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट, या फिर मास्टर्स इन साइकोलॉजी with postgraduate diploma in counseling. During the course, the trainees receive supervised practical training under trained psychologists or counselors, as the practical training is essential for developing the skills of a counselor. So बच्चों, ये एक ऐसी फील्ड है, ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अगर आप प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं करके आओगे तो आप कुछ सीख ही नहीं पाओगे। सो इसीलिए ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कराया जाता है काउंसलिंग में, जिसमें प्रोफेशनल काउंसलर्स और साइकोलॉजिस्ट के साथ स्टूडेंट्स वर्क करते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेते हैं। In India, many reputed universities and institutes offer these diplomas. After MA or MSc, one could also undertake further research and obtain a PhD degree. So, अगर कोई आगे पढ़ना चाहते हैं और MSc के बाद, मास्टर्स के बाद जॉब नहीं करना चाहते, तो वो PhD के लिए, रिसर्च के लिए भी जा सकते हैं। Professional counselors hold a certificate and are registered with a professional body which grants license for practicing. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं उन्हें एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। वो रजिस्टर्ड होने चाहिए, तभी उनकी डिग्री वैलिड मानी जाएगी और उन्हें एक लाइसेंस मिलेगा वर्क करने के लिए, तभी वो वर्क कर पाएंगे। नाउ स्कोप इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग। In your class 11 textbook of HEFS, you had studied about lifespan development. आपने लाइफ स्पैन डेवलपमेंट के बारे में 11th क्लास में पढ़ा है और उसमें आपने नोटिस किया होगा कि ह्यूमन की जो लाइफ स्टेजेस होती हैं, हर स्टेज पर देयर आर डिफरेंट चैलेंजेस जो इंडिविजुअल फेस करता है और उसे रिजॉल्व करने होते हैं। ईच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट हैज़ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज सर्टन डेवलपमेंटल टास्क टू बी अचीव। और हर स्टेज पे कुछ डेवलपमेंटल टास्क होते हैं जो अचीव करने होते हैं और उस स्टेज के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। असिस्टेंस एंड गाइडेंस कैन बी अ रिक्वायरमेंट एट एनी स्टेज। और असिस्टेंस और गाइडेंस एक ऐसी क्वालिटी है जो हमें किसी भी स्टेज में जिसकी ज़रूरत पड़ सकती है। फॉर दिस पर्पज़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर काउंसलर्स टू बी स्पेशली ट्रेन्ड इन द डेवलपमेंटल नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल एट अ पर्टिकुलर एज। तो इसीलिए काउंसलर जो है वो स्पेशली ट्रेन होने चाहिए, जिससे कि उन्हें पता हो कि इस पर्टिकुलर एज में क्या डेवलपमेंटल नीड्स होती हैं और क्या इस एज के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। दीज आर सम करियर एवेन्यूज़ जो आप काउंसलिंग फील्ड में ले सकते हो। करियर काउंसलर्स ये जो होते हैं ये स्टूडेंट्स के साथ वर्क करते हैं। इसमें सभी तरह के लोग आते हैं। वोकेशनल काउंसलिंग भी होती है और करियर काउंसलिंग भी होती है। दैन स्कूल काउंसलर, आपने देखा होगा आपके स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं।
Schooling can also bring about adjustment problems with children. A child may have problems with academic achievement, with peers, or with parents. Counselors who deal with such difficulties are called school counselors. सो जो स्कूल के बच्चे होते हैं उन्हें भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे कि कुछ बच्चे एकेडमिक अचीवमेंट में उनको प्रॉब्लम होती है, वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं, कई बार उनकी कंसंट्रेशन ही नहीं होता है पढ़ाई में, या कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं। कई बार पीयर्स की वजह से, फ्रेंड्स की वजह से बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं, कई बार पेरेंट्स की वजह से आती हैं। तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं स्कूल चिल्ड्रंस के लिए, ये स्कूल काउंसलर जो है वो हैंडल करते हैं। देन फैमिली काउंसलर्स, they are specialists who work with parents, children, and other family members. They deal with specific issues that arise due to conflicts between family members or between generations. अब एक फैमिली में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, फैमिली के आपस के ही रिलेशंस में कुछ गड़बड़ हो सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है, तो उसको फैमिली काउंसलर्स डील करते हैं। मैरिज काउंसलर, द डील विद डिफरेंट इश्यूज़ और प्रॉब्लम रिलेटेड टू मैरिज। आपको पता होगा कि जब शादी होती है, लोग साथ में रहते हैं, तो उनके बीच में भी कई तरह की प्रॉब्लम आती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए मैरिज काउंसलर्स होते हैं। लाइफ स्किल ट्रेनर, these days many people may need assistance in the course of everyday life on account of stress at home or the workplace. For instance, a well-adjusted young person may want to become proactive to optimize his or पोटेंशियल। कई बार क्या होता है बच्चों, आजकल ये बहुत ज़्यादा डिमांड में है लाइफ स्किल ट्रेनिंग, क्योंकि आजकल जो लोग हैं वो कोप ही नहीं कर पाते इस अपने स्ट्रेस से, अपने चैलेंजेस से, तो उनको लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है ताकि वो एडजस्ट कर पाएँ सोसाइटी में और अपनी डे टू डे लाइफ में। फॉर इंस्टेंस, अ वेल एडजस्टेड यंग पर्सन में वांट टू बिकम प्रोएक्टिव टू ऑप्टिमाइज हिज हर पोटेंशियल। सो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि एक यंग पर्सन है, वो उसको लगता है कि उसका जितना पोटेंशियल है वो उतना अचीव नहीं कर पा रहा है और उतना प्रोएक्टिव नहीं है कि अपना पोटेंशियल को पूरे तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर पाए, तो उसके लिए उसे लाइफ स्किल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो लाइफ स्किल ट्रेनर हमारी इसमें हेल्प करते हैं। काउंसलर्स फॉर चाइल्ड गाइडेंस, सम काउंसलर्स वर्क विद चिल्ड्रन एंड आर कॉल्ड चाइल्ड गाइडेंस काउंसलर्स। तो ये वाले जो काउंसलर्स होते हैं ये छोटे बच्चों के साथ वर्क करते हैं और इन्हें चाइल्ड गाइडेंस काउंसलर्स कहा जाता है। तो ये सारे करियर एवेन्यूज़ हैं जो आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग में अगर करियर बनाना चाहते हैं तो आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी विद नेक्स्ट चैप्टर।